अब ये 30 मार्क्स का क्या है, एक कॉम्पोजिशन है जिसमें अलग अलग चीजें ऐड होती हैं। द फर्स्ट वन इज डाटा इन इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन, डाटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो हमारा 30 मार्क्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हमारे 3 चीजों पर आएंगे। अगर आप सोच रहे हो खाली अगर आप प्रैक्टिकल फाइल अच्छी बना लोगे 30 मार्क्स पूरे आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा और ये है कि भैया कल एग्जाम है मेरा, मैं क्या करूं, तो ये पढ़ के चले जाओ, ये वीडियो देख के चले जाओ। सो हेलो दोस्तों, मैं विकास माने फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पे। एग्जाम टाइम चल रहा है और सब स्टूडेंट्स का ध्यान यही है कि किस तरीके से हम अपने मेन एग्जाम में, यानी कि जो हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम होना है 70 मार्क्स का, उसमें मार्क्स कैसे लेकर आ जाएं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस 70 मार्क्स के एग्जाम के अलावा एक 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्या चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए और क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। और वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपके इस प्रैक्टिकल एग्जाम में जो 30 मार्क्स का होने वाला है, इसमें से 30 आउट ऑफ 30 आए। तो मेरे साथ बने रहें ताकि वीडियो के एंड तक आपको इस बात की कंफर्मेशन हो जाए कि चलो 30 मार्क्स मेरे कंप्लीट है, अब मेरा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 लाने का। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपके स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता है और बाहर से सीबीएसई से क्या है, टीचर्स आते हैं, ठीक है, वो बैठकर आपका वाइवा लेते हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक करते हैं और साथ में ही आपका रिटन एग्जाम भी लेते हैं। अब ये 30 मार्क्स का क्या है, एक कॉम्पोजिशन है जिसमें अलग अलग चीजें ऐड होती हैं। लेकिन सबसे पहले सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी चीज कर रखी कि आपको क्लियर कट एक सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है कि भाई इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो वाइवा हो चाहे वो रिटन एग्जाम हो। तो अगर उस सिलेबस की हम बात करें तो आपको मेनली 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज डाटा इन इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन, डाटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि GIS जिसको बोलते हैं। ये 4 टॉपिक्स यानी कि 4 चैप्टर आपको दे रखे हैं और इन चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ डाटा क्या है, टेबुलेशन ऑफ डाटा यानी कि टेबल की फॉर्म में कैसे उसको कन्वर्ट करा जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और साथ में आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू GIS यानी कि GIS को सर्वेज के उसमें कैसे यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपको इन चैप्टर्स में दी हुई है। यानी कि अगर हम बात करें कि हम जब ये बोलते हैं कि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो हमें यहां पर कंप्लीट तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखें कि जो चीज आपको दे रखी है उसको किस तरीके से यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी एग्जाम का लास्ट मोमेंट चल रहा है और काफी मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम को बिल्कुल सीरियस में नहीं लिया होगा। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो देखकर आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार कि एग्जाम आपका जो 30 मार्क्स है ये किस तरीके से डिवाइड करे हुए हैं, इन्होंने अलग अलग फॉर्म में कैसे उनको डिवाइड करा हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं 30 मार्क्स में, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जो हमारा 30 मार्क्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हमारे 3 चीजों पर आएंगे। अगर आप सोच रहे हो खाली अगर आप प्रैक्टिकल फाइल अच्छी बना लोगे 30 मार्क्स पूरे आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमारा 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। अब काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट आने वाला है, सर हमारे स्कूल में 25 का बताया है। रुक जाओ, बताऊंगा वो भी। 5 नंबर का आपका होता है वाइवा और 5 नंबर की आपकी होती है क्या, प्रैक्टिकल फाइल। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या है, आपके 30 मार्क्स बनते हैं। अब स्कूल्स में काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने बोला सर हमारे 25 और 5 का रेशियो चलता है, यानी कि 25 नंबर का ये और 5 नंबर की हमारी प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, सीबीएसई के जो ऑथराइज सिलेबस है या उनका जो ऑथराइज पैटर्न है उसमें क्लियर है कि 20 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल होगी, 5 नंबर का आपका वाइवा होगा और 5 नंबर की आपकी क्या, प्रैक्टिकल फाइल होगी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। स्कूल वाले आपको क्लियर ये बोलते नहीं है, वो सीधा ही बोलते हैं कि 25-5 है, इन दोनों को वो कंबाइन करके चलते हैं कि आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम है। ये वाइवा एग्जाम है, ये रिटन एग्जाम है, दोनों एग्जाम है, बट मैंने आपको अलग अलग बिल्कुल सेग्रीगेट करके बता दिया कि किस तरीके से हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब ये आपका पैटर्न रहने वाला है। प्रैक्टिकल फाइल आपने ऑलरेडी बना ली होगी, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन प्रैक्टिकल फाइल ऑलरेडी आपकी बन गई होंगी और चेक भी होगी होंगी। बट एक बात याद रखें कि जिस दिन आपके ये प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उस दिन अपनी प्रैक्टिकल फाइल को साथ स्कूल में लेकर जाना है, कहीं घर पर मत रख देना कि भैया वो घर पे रहेगी, सर्दी लग रही है उसको, नहीं, साथ लेकर जाना है, वहां पर चेक होगी।
तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, अब बचता है हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम और 5 नंबर का वाइवा। अब इस वीडियो में आपको वाइवा भी प्रिपेयर करवाया जाएगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको यहां पढ़ाया भी जाएगा। हर जगह आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये होगा ये कर लेना, बट करवाता कौन है? कोई नहीं। यहां आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा, तो बने रहें साथ में। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके 20 नंबर की प्रैक्टिकल एग्जाम की। हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उठाकर मैं लाया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई कमी ना रहे। तो वो सारे टॉपिक्स को हम एक एक कर पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके लिए कुछ लास्ट में मैंने एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा हुआ है कि जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, कुछ नहीं उसमें आपको पैसा देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा। क्लियर भाई? सीधा चैप्टर 1 पर हम आते हैं और देखते हैं कि आखिर चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें हैं और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए वाइवा के लिए और रिटन एग्जाम के लिए। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन हर प्रैक्टिकल एग्जाम में रिपीट होता है वो होता है व्हाट इज डाटा, कि डाटा है क्या या डाटा है क्या। सिंपल सी बात है। तो डाटा क्या होता है हमारा? डाटा रेफर्स टू फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज फॉर एनालिसिस। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ड्स की फॉर्म में हो, वो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या वो डाटा है जो हम अलग अलग मेथड से कलेक्ट करते हैं, उसको हम डाटा बोलते हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोलते हैं। उस डाटा को फिर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको फिर धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, जो आने वाले चैप्टर्स में आपको समझाया है। तो बहुत बेसिक सा समझ लें आप कि एग्जांपल के तौर पर जैसे पॉपुलेशन की फिगर, कहीं पर कितनी पॉपुलेशन है, रेनफॉल का डाटा, कहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है, कहां पर कम है, लिटरेसी रेट हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया या क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, ये सारा आपका क्या है? डाटा है। अगर आप कहीं पर जाके देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, आपने जवाब दिया सर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो 40 क्या है? 40 एक डाटा बन जाता है। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको रिमेंबर रखनी है, सीधी डेफिनेशन है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। व्हाट इज डाटा? डाटा रेफर्स टू फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज फॉर एनालिसिस। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये तो ये लगाओ कि भैया आएगा ही आएगा, ये आपको डायरेक्ट अपने माइंड में रखना है। ठीक है, इसके बिना नहीं कुछ स्टार्ट होता है। अब बात आती है कि सोर्स कहां है डाटा के, यानी कि अलग अलग सोर्सेज है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझसे कोई बात पूछता और मैं अगर ये बात बोलूं कि रवि की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सामने वाला मुझसे पूछेगा कि सर आपको कैसे पता कि रवि की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं? यानी कि आपका सोर्स क्या है, आपको कहां से वो मालूम चला? तो 3 प्रकार के अलग अलग सोर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा सोर्स आता है प्राइमरी डाटा से। प्राइमरी डाटा से यानी कि मैंने क्या करा, ये एग्जांपल ऐसा कुछ लो कि मैं रवि के पास गया और मैंने रवि से पूछा कि रवि तेरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? रवि ने बोला सर 40 हैं। तो जो ये प्रोसेस था मेरा, जो मैंने डाटा कलेक्ट करा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, कि मैं खुद गया और मैंने जाकर वहां पे रवि से बात करी। तो प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द स्पेसिफिक स्टडी। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट फील्ड पर जाता है और वो डाटा को कलेक्ट करता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा। ठीक है, फर्स्ट हैंड, कि पहला ही बार उसी ने कलेक्ट करा है। अब वो डाटा कलेक्ट करके जब किसी और को देगा और वो आगे यूज करेगा तो वो सेकंड हैंड होगा। फर्स्ट हैंड मेरा है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि फील्ड पर जाकर सबसे पहले वो डाटा मैंने ही कलेक्ट करा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेथड क्या है कि पर्सनल इंटरव्यू आप ले सकते हैं, क्वेश्चंस उनसे जाके पूछ सकते हैं, फील्ड का सर्वे देख सकते हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मान लो कि मैं किसी गांव में गया और मेरे को ये पता करना है कि कितने लोगों ने वीट की खेती की हुई है, तो मैं वहां जाऊंगा और मैं देखूंगा, तो क्या हो गया, मेरी ऑब्जर्वेशन होगी। फिर मैं वहां जाकर लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चनिंग होगी। फिर मैं किसी एक बंदे का इंटरव्यू लूंगा, उससे सारा मेथड पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो हमारा क्या है, पर्सनल इंटरव्यू हो गया। ऑब्जर्वेशन है जो मैंने खुद अपने माइंडसेट में अपने हिसाब से मैंने ऑब्जर्व करी है चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इफ अ स्टूडेंट कंडक्ट्स अ सर्वे टू नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन अ विलेज इज नोन एज प्राइमरी डाटा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लेडी गई है गांव में और वहां पर वो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर रही है। दिस इज प्राइमरी डाटा। फिर आता है हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने वो डाटा कलेक्ट किया और मैंने वो पब्लिश कर दिया डाटा।
मैंने न्यूज में, गूगल पे, इंटरनेट पे मैंने वो डाटा पब्लिश कर दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि भैया मैंने डाटा कलेक्ट करके आया और मुझे ये डाटा पता है कि इस गांव में इतने लोग वीट की खेती कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब क्या हुआ, किसी और इंसान ने वो डाटा उठाया, कलेक्ट करा और उसको यूज करा, तो उसके लिए वो डाटा क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा इज डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय अदर, कि डाटा किसी और ने लिया, उसको इकट्ठा करा, कंपाइल करा और मैंने पब्लिश कर दिया। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डाटा लिया है और उसे पब्लिश कर रखा है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, बुक्स एंड जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि यूजिंग सेंसस पॉपुलेशन फिगर्स इज नोन एज सेकेंडरी डाटा, कि डाटा ऑलरेडी मेहनत किसी ने कर ली है, बस मैंने वो डाटा उठाकर उसमें से अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो जो चीजें मेरे को कलेक्ट करनी थी उसमें से वो चीजें कलेक्ट करके मैंने यूज कर ली अपने लिए, और मेरे लिए वो किस फॉर्म का डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। जैसे कि एनसीईआरटी क्या है, एक सेकेंडरी डाटा है कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है और उसको हम पढ़ रहे हैं और अपना एग्जाम दे रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या है, सेकेंडरी डाटा हो गया इस तरीके से। ठीक है, फिर एक हमारा डाटा आता है अनपब्लिश्ड डाटा, यानी कि जो डाटा पब्लिश्ड ही नहीं किया गया है, वो सीक्रेटली रखा हुआ है, सीक्रेटली या आप कह सकते हो कि सिक्योरली उसको रखा हुआ है। अनपब्लिश्ड डाटा इज डाटा कलेक्ट हुआ है वो डाटा बट नॉट पब्लिश्ड ऑफिशियली। एग्जांपल जैसे ऑफिस के रिकॉर्ड्स, स्कूल्स के रजिस्टर, रिसर्च नोट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डाटा। जैसे कि आपके स्कूल का अटेंडेंस का जो रजिस्टर है उसका डाटा क्या है, वो डाटा एक अनपब्लिश्ड डाटा है। स्कूल वाले न्यूज़पेपर में तो नहीं देते, न्यूज़पेपर में तो नहीं देते ना, वो अनपब्लिश्ड डाटा है। अगर वो किसी को चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि वो फिर प्राइमरी डाटा भी नहीं रहता है, वो अनपब्लिश्ड डाटा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डाटा इकट्ठा है। प्राइमरी कब बोलते हैं, अगर वो ऑलरेडी इकट्ठा नहीं होता, मैं क्लासरूम में जाके खुद गिनता कितने बच्चे हैं, तो वो प्राइमरी बनता। लेकिन अगर ऑलरेडी टीचर ने अटेंडेंस ले रखी है और उसको अपने रजिस्टर में नोट करके रख लिया है और मैं जाकर अगर वो डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, वो अनपब्लिश्ड डाटा होगा, क्योंकि वो मैम ने ना तो कहीं पर पब्लिश करा और ऑलरेडी कलेक्ट करके रख लिया है। दैट इज योर अनपब्लिश्ड डाटा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं और रिटन एग्जाम में भी 1 नंबर में सीधा पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टॉपिक है, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे कि मैंने क्लास में डाटा कलेक्ट कर लिया कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, अब क्लासिफाई कैसे करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, यानी कितनी गर्ल्स हैं कितनी बॉयज हैं, यानी कि उस कलेक्ट करे हुए डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में मैं उसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शहर से आ रहे हैं क्लास में, कितने गांव से आ रहे हैं, कितने बस से आ रहे हैं, कितने साइकिल से आ रहे हैं, कितने पैदल आ रहे हैं, कौन से बच्चे के 70% की रेंज में, कौन 90% की, यानी कि क्लासिफिकेशन अलग अलग उनको मैं सेग्रीगेट करूंगा। क्लासिफिकेशन मींस अरेंजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, यानी कि गर्ल्स 20 हैं, बॉयज 20 हैं, तो 20 गर्ल्स साथ में हैं क्योंकि सिमिलैरिटी है उनके डाटा में कि वो सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, अब मान लो उसमें से 5 गर्ल्स हमारी गांव से आती हैं, तो उनमें क्या सिमिलैरिटी है कि वो गांव से आती हैं। ठीक है, 15 हमारे अर्बन एरिया से आ रही हैं, तो अलग अलग करके मैं कलेक्ट कर लूंगा। और ये क्यों करा जाता है, मेनली ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस बेस पर क्लासिफिकेशन करी जाती है। नंबर 1 इज क्वालिटी के बेस पर। क्वालिटी जैसे कि कितने एवरेज स्टूडेंट हैं, कितने टॉपर हैं, लेकिन यहां पर आपको एग्जांपल दिया है थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा हायर लेवल पर अगर हम चलें, ये तो बहुत बेसिक से मैं एग्जांपल दिए, अगर थोड़ा हायर लेवल पर आपके लेवल पर बात करें तो जैसे कि लिटरेसी रेट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव के बेस पर हमने जो डाटा करा है, क्लासिफिकेशन करा है बेस्ड ऑन नंबर। यहां पर क्वालिटी नहीं, यहां पर नंबर देखा जाता है। जैसे ग्रोथ में नंबर था क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव हो गया, ये हमारा क्वांटिटेटिव हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। लाइक कि कितने इस उम्र के कितने लोग हैं, उनकी इनकम क्या है, वहां की पॉपुलेशन क्या है। डाटा कैसे आएगा, नंबर में आएगा, वहां नंबर से नहीं आ रहे, वहां क्वालिटी देखी जा रही है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा टेम्पोरल। टेम्पोरल मींस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पर, जैसे कि हर ईयर वाइज का डाटा, या हम ये बोल सकते हैं कि इस स्कूल में इस साल 12th क्लास के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, सर 150 बच्चों ने दिया। 2024 में कितने ने दिया था, 120 बच्चों ने सर। 2021 में कितने ने दिया था सर, 100 बच्चों ने। तो कि डाटा को क्लासिफाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, 2021, 2022, 2023। जैसे कि सेंसस होता है
उसमें आप देखोगे कि उसमें क्वालिटी भी आ जाती है, क्योंकि हम लिटरेसी रेट पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। उसमें फिर टाइम भी आ जाता है कि हर 10 साल बाद आता है। उसमें आप देखोगे कि सेंसस एक ऐसा डाटा है जिसमें वो सारी चीजें क्या है, ये सारी नंबर अलग अलग फुलफिल कर देता है, क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजों को कलेक्ट करके चलता है। फिर आता है हमारा स्पेशियल डाटा, यानी कि बेस्ड ऑन दी प्लेसेस। जैसे मैं बोल रहा था ना कि कितने लोग गांव से आए हैं और कितने लोग शहर से आए हैं, तो मेरे को पता है आए सब एक ही जगह है, सब स्टूडेंट है, बट मैं पता करना चाह रहा हूं कि गांव में कितने हैं और शहर से कितने आए हैं। उनकी लोकेशन को मैंने बेस रखा है, यहां पर मैंने टाइम को बेस रखा, ऊपर मैंने नंबर को बेस रखा, ऊपर मैंने क्वालिटी को बेस रखा। तो स्टेट वाइज और रीजन वाइज डाटा। अगर इस एग्जांपल को मैं थोड़ा और एलैबोरेट करूं कि 2025 में हरियाणा में कितने बच्चों ने 12th क्लास का पेपर दिया, और वहीं मैं बोलूं कि उसी साल 2025 में यूपी के अंदर कितने बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया, तो दिया दोनों ने सेम साल में है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनके प्लेसेस पर, यानी कि कहां कहां वो फिनोमिना हो रहा है, यानी कि कहां वो किस स्टेट में बच्चे पढ़ रहे हैं, रीजन के बेस पर मैं देख रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। टैबुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि आप वो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मेरे को उसको प्रेजेंट करना है। अब मैं लिख के पैराग्राफ की फॉर्म में ले आऊंगा, आप कहोगे सर पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, तभी मैं आपको बोलता हूं जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी टेबल की फॉर्म्स दी होती हैं, टेबल्स दिए होते हैं ना, पॉपुलेशन इतने साल में इतनी बड़ी, इतने साल में इतनी बड़ी, 1901 से 1911 तक पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ये था, फिर 1911 से लेकर 1920 तक हमें 0.3 नेगेटिव देखने को मिला, है ना। तो जब आप वो डाटा पढ़ते हो ना, फिर जाकर थ्योरी पढ़ते हो, तो वो डाटा जल्दी आपको क्या है, टेबल की फॉर्म में जो दिया होता है वो ज्यादा आपको क्लैरिटी देता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू रीड होता है और प्रेजेंटेबल होता है। वहीं आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो आपको शायद चीजें रिमेंबर करना मुश्किल है, बट डाटा की फॉर्म में, या मैं बोलता हूं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में समझो हर एक टॉपिक को, तो वो इजी हो जाता है। यानी कि प्रेजेंटेशन पर बहुत क्या है इफेक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन की वजह से, कि आपको वो चीजें कितनी रिमेंबर होंगी या नहीं। तो टेबुलेशन मींस प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम जो आपकी एक्सेल शीट होती है उस फॉर्म में। एडवांटेज क्या है, मेक डाटा सिंपल एंड सिस्टमेटिक, हेल्प कंपैरिजन करना हेल्प हो जाता, इजी हो जाता है, कि जैसे पॉपुलेशन वाला हमने देखा था कि 1901 से इतनी परसेंट बढ़ी, 1911 से 21 में कम होगी, तो इजी टू अंडरस्टैंड हो गया कंपेयर करना, कि वहां नंबर दिख रहा है, नीचे नेगेटिव में नंबर दिख रहा है। वहीं अगर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े तो अलग अलग लाइन देखनी पड़ती है हमें और खुद नोट डाउन करके रखना पड़ता। सेव्स टाइम एंड स्पेस, कम स्पेस लगता है और टाइम भी कम लगता है समझने में। मेन पार्ट क्या होते हैं टेबल के, यानी कि एक तो टेबल का नंबर, जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा होता है ना 8.4, फिगर 4.4, ये क्या है, ये नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, फिर टाइटल, ऊपर टाइटल दिया होता है ना, कि एनुअल ग्रोथ रेट या डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। फिर कॉलम या हेडिंग, कॉलम दिए होते हैं कि इस स्टेट का ये ईयर, ये स्टेट और ये डाटा। बॉडी एंड सोर्स क्या रहता है, जैसे बॉडी होगी पूरा स्ट्रक्चर, लाइनें वाइनें बॉक्स बनाकर पूरा अच्छे से, और सोर्स क्या हो गया, सेंसस का डाटा था हमारे पास, सेंसस हमारा सोर्स रहता है पॉपुलेशन में। तो क्या है, डाटा को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, राइट। आगे फिर आता है बेटा, एक तरीके की फॉर्म होती है ग्रुपिंग ऑफ डाटा, डाटा को ग्रुप में करना। अब इसका क्या मतलब है कि ग्रुपिंग मींस अरेंजिंग डाटा इनटू क्लास इंटरवल्स। इंटरवल में हम देखते हैं जैसे कि एज ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, टाइप्स हो गया अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा। अब ये ग्रुपिंग वाला अनग्रुप हो गया, ग्रुपिंग वाला आप समझते हैं ग्रुपिंग डाटा क्या होगा। ग्रुपिंग डाटा आप ये समझ लो कि मान लो एक क्लास के अंदर आप ये समझो कि 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, एक क्लास के अंदर 1 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है सर, 4 स्टूडेंट है, 1 से 10 के बीच जिनके नंबर है, 10 से 20 के बीच वाले 5 स्टूडेंट है सर, 20 से 30 के वाले 7, 30 से 40 वाले 9। तो क्या है, हमने एक इंटरवल ले लिया, हमने एक एग्जैक्ट फिगर नहीं ली कि इतने मार्क्स वाले कितने हैं। जब डाटा को थोड़ा सा हमें क्रिस्प करना होता है, थोड़ा सा कम उसमें लिख के हमें समझना होता है, तो हम इंटरवल्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 से 10 के नंबर के बीच में कितने हैं, 4। जैसे कि एडोलसेंट एज ग्रुप देखा था हमने, 10 से 19 साल के बीच में कितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, 20.8 समथिंग कुछ हमारी थी, है ना, एडोलसेंट पॉपुलेशन 10 से 19 साल के बीच में। तो क्या करा, इंटरवल कर लिया हमने कि इस इंटरवल के बीच में कितने लोग हैं हमारे पास। ठीक है,
इजी बहुत है, बहुत इजी है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं क्लियर बोलता हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे बस एक कमेंट कर देंगे सर पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में क्या है, आपको जो सैंपल पेपर मैं बनाकर लाया हूं उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। इसलिए बीच में मैंने आपको गिफ्ट बता दिया। आप काफी स्टूडेंट के मन में हो रहा होगा सर क्या है लास्ट में सरप्राइज। आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर मैं बना के लाया हूं, जो सैंपल पेपर आपको नीचे सिर्फ आपको बस कमेंट करना है पीडीएफ, आपको वो सैंपल पेपर और ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जहां आप इसको पढ़ के रिवाइज कर लोगे और उस सैंपल पेपर को पढ़ के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लोगे। और साथ में ही वाइवा के क्वेश्चंस भी आपको उसी पीडीएफ में मिलेंगे जो रेगुलर बेस पर सालों साल से पूछे आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे तो वाइवा में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी देने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ लाइन ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप डाटा, यानी कि लाइन के थ्रू हम डाटा को क्या है स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं ये बोलता है, स्टेप्स क्या है, फाइंड मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि हमने एक मिड वैल्यू ले ली क्लास इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस। देखो पहले एक बार पढ़ो, फाइंड मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स, टेक मिड वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन वाइड ज्वाइंट पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइंस। क्या है ये मेथड बताया कि कैसे बनता है पॉलीगन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। अगर आपको क्या है डाटा दे दिया गया और आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे। सिंपल बोला, एक हम एक्स एक्सिस लिया, एक हमने वाई एक्सिस लिया। अब एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे एज या ईयर्स, जो भी आपको डाटा प्रोवाइड होगा वो लिखकर, और साथ में लिखेंगे हम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये क्या कह रहा है कि इतनी एज के कितने मेंबर्स हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम शोइंग एज ऑफ मेंबर ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली। तो आप सीधा क्या करोगे, मान लो 10 साल के 2 मेंबर हैं, 10 से 15 के बीच के आपके क्या है 15 की एक मेंबर है, 20 का आपके पास 3 है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सिंपल डाटा को किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ग्राफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक को एक्स एक्सिस पे रखो, एक को वाई एक्सिस पे रखो, ठीक है। आपको क्या है पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर आता है हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि डाटा कलेक्ट करा और बस हो गया हमारा काम, नहीं। पहले डाटा को कलेक्ट करा जाएगा, फिर उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन यानी कि अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, फिर उसको टेबल में रखा जाएगा जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए थे, फिर उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, और उस रिजल्ट को फिर प्रेजेंट करा जाएगा। क्या कह रहा है कि टेबुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यानी कि टेबुलेट उसको टेबल की फॉर्म में लाना और फिर उसको प्रोसेस करना, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूड कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। पर्पस क्या है, टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। पर्पस क्या रहेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाइवा में कि क्या पर्पस है किस चीज का, डाटा को आप कह सकते हैं डाटा को प्रोसेस करने का मेन पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम, तो सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि डाटा जो कच्चा डाटा है, जैसे क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का कोई काम नहीं है, तो ऐसे रॉ डाटा का तब तक काम नहीं आएगा जब तक उसको एक मीनिंगफुल डाटा में या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना करा जाए। तो ऐसे ही आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो दीज मेजर्स रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा, यानी कि ये एक कॉमन एक सेंट्रल वैल्यू आपको बताते हैं अलग अलग फॉर्मूलाज के थ्रू। जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले मीन, मीडियन, मोड, यही पढ़ने वाले हम। तो मीन क्या है, मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या होती है, एवरेज वैल्यू, जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, एवरेज इनकम, किसी भी चीज का एवरेज, 10 लोगों की सैलरी इतनी, एवरेज कितनी होगी, 10 की सैलरी ऐड करी, नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, वो आपका क्या निकल के आ जाता है, उसी को बेटा मीन बोला जाता है। बहुत सिंपल भाषा में क्या है, उसी को मीन बोला जाता है। तो मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मोस्टली कॉमनली यूज करा जाता है एंड अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अफेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मीन है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, इनको ऐड करा 15 है, 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, आपकी मीन वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही हमारा मीडियन आता है। मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। अब क्या है, मिडल वैल्यू निकालनी है कि एक आपको पूरी वैल्यू दे दी, उसमें से मिडल वैल्यू आपकी क्या बनने वाली है। तो देखो यहां तो सिंपल था, 1 3 3 6 7 8 9, यानी कि 3 1 3, 7 नंबर आया, 7 में से बीच वाला हमारा क्या निकल गया, 4 नंबर हमारी मिडल निकल गई ना, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन प्रॉब्लम यहां कब आती, जब होता कि 1 2 3, अच्छा तो लिखा ही हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर आप अगर 4 ये करोगे तो 4 ये हो जाएगा,
नहीं आई मिडल वैल्यू। अगर मैं बोलूं 3 ये करके और ये इधर कर दो तो आप बोलोगे सर 4 मिडल वैल्यू क्यों है, इधर 4 है नंबर, इधर 3 है। तो हम क्या करते हैं, 3 इधर से लिए 3 इधर से लिए, इन दो को कर दिया सम, 4 + 5 9 और इसका लिया है एवरेज, यानी कि 4.5 क्या है हमारी सम वैल्यू है। कॉमन हम ये भी कह सकते थे 9 का आधा 4.5 हो गया सर जी, ऐसे नहीं होगा ना, एक फॉर्मूला होना चाहिए, वो क्या है मीडियन है, यानी कि अरेंज डाटा इन ऑर्डर टू फाइंड द मिडल वैल्यू, कि डाटा को इस तरीके से अरेंज करा जाए ताकि हम उसकी एक मिडल वैल्यू निकाल सके। फीचर्स क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यूजफुल फॉर स्क्वीड डाटा। ठीक है, स्क्वीड डाटा में काफी क्या है यूजफुल रहता है, राइट। आगे आता है हमारा मोड। मोड आता है, मोड इज अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। कि मैं अगर बोलूं कि ऐसी एक वैल्यू, आपको कोई मैंने डाटा दिया, उस डाटा में मैंने बोला कि ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो बार बार रिपीट हो रहा है, या जैसे आपकी क्लास में नहीं होता, ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जो बार बार शरारत करता है, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। हम क्या करेंगे, हम पिछले साल का या पिछले एक महीने का कंप्लेंट का रजिस्टर देखेंगे कि किसकी बार बार कंप्लेंट आ रही है, बार बार कंप्लेंट आ रही है। मान लो 4 बच्चों का नाम लिख दिया, 1 2 3 4 बच्चे हैं, ठीक है, इसकी कंप्लेंट का मान लो रेशो ये है, इसकी का ये है, ठीक है, इसका ये है और इसका ये है। तो आप क्या बोलोगे, किसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई? आप बोलोगे सर ये बार बार रिपीट हो रहा है इसके आगे, तो बस इसी को तो क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, यानी कि बार बार फ्रिक्वेंटली क्या चीज हो रही है। फीचर्स इजी टू अंडरस्टैंड, शोज मोस्ट कॉमन वैल्यू। क्या करोगे, जैसे कि ये देखो, ये ग्राफ पे दिया, एक इस वाली रेटिंग पर क्या बार बार कहां पर रिपीट हो रहा है, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट, ए सेट ऑफ डाटा में हैव वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। ठीक है, सिंपल। मीन मीनियर मोड बहुत सिंपल है। मोड का मतलब बार बार कोई चीज रिपीट होना, मीन का मतलब एक सेंट्रल वैल्यू ले आना बीच की, और मीडियन का मतलब है कि जब वो सेंट्रल वैल्यू क्लियर ना दे रखी हो तो किस तरीके से उसको लेकर आए, वो हमारा मीडियन हो जाता है। ठीक है, आगे चले तो थर्ड है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। कुछ बेसिक से हमारे रूल्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में हमने रख लिया, लेकिन उसको ग्राफ में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ हमारे क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या होना चाहिए, क्लियर तो टाइटल होना चाहिए, यानी कि उसका नाम जो हेडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, आप किसके बारे में डाटा बना रहे हो। ठीक है, प्रॉपर स्केल होना चाहिए, नीट वर्क होना चाहिए, करेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए और मेंशन सोर्स इफ रिक्वायर्ड। अब अलग अलग तरीके के आपको क्या डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, ग्राफ देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ किस लिए काम आता है, शोज चेंज ओवर टाइम। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो मैं हमेशा बनाता हूं ना, कि मान लो 2001 में, 2002 में और 2003 में, यहां पॉपुलेशन लिख दूंगा मान लो मैं 100, यहां मैं पॉपुलेशन लिख दूंगा 1000 और यहां मैं मान लो पॉपुलेशन लिख दूंगा 10,000। तो क्या है, 2001 में 100 पे आई, 2002 में यहां आई, 2003 में 1000 पे पहुंच गई। तो क्या है, लाइन ग्राफ के थ्रू हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर इतनी पहुंच गई थी। बेस क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। फिर आता है हमारा पाई डायग्राम, एक आता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन डाटा इन परसेंटेज एज ए पार्ट ऑफ द होल, यानी कि परसेंटेज के उसमें। जैसे कि मान लो मैं आपको ये पाई में हमने बना लिया और मैंने आपसे बोला कि एक क्लास के अंदर ये बताओ कितने % बच्चे बस से आते हैं, कितने साइकिल से आते हैं और कितने पैदल आते हैं। तो आपने कहा कि सर मान लो कि ये डाटा दिया सर 40% आते हैं बस से, ठीक है, और आपने बोला कि सर 20% आते हैं साइकिल से, ठीक है, और आपने बोला सर 10% आते हैं पैदल, और बाकी बचे हुए 40 20 60 70 30% कैसे आगे, सर उनके मम्मी पापा छोड़ने आते हैं। तो क्या है, परसेंटेज हमें दिखाना हो तो हम क्या है पाई चार्ट के उसमें बहुत इजीली दिखा सकते हैं 360 वे में। ठीक है, एंगल पे। फिर आते हैं हमारे पाई डायग्राम, यूज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज, मेंशन सिंपल, मल्टीपल एंड कंपाउंड टाइम। बार डायग्राम्स आपके 3 से 4 तरह के बनते हैं। एक बनते हैं सिंपल, यानी कि जिसमें एक ही ग्राफ है, मल्टीपल या कंपाउंड टाइप, जिसमें मान लो एक ही ग्राफ के साथ आपको 2-2 ग्राफ ऐसे दे रखे हैं। ठीक है,
सैंपल पेपर जो मैं आपको दूंगा, सैंपल पेपर में आप करना, आपको सॉल्यूशन भी उसमें ही साथ प्रोवाइड है, तो आप इजी पता लगेगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया बार डायग्राम से तो किस तरीके से बार डायग्राम को बनाना है, वो आपको सैंपल पेपर में सॉल्यूशन में आपको इजीली दिख जाएगा, ताकि आप एक बार उसको पढ़कर दोबारा जब प्रैक्टिस करो तो वो इजी हो जाए। फिर आता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स भी बनते हैं, शोज मूवमेंट और प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एग्जांपल माइग्रेशन फ्लो, जो मैं बार बार माइग्रेशन का चार्ट बना के दिखाता था ना आपको, फ्लो चार्ट की पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, और फिर आगे ये गया, फिर आगे ये गया, यानी कि एक फ्लो में सारी चीजें चलती हैं, है ना, एक फ्लो में सारी चीजें चलती है। ये नहीं कि कहीं पर कोई चीज स्टार्ट हो जाए, क्रोनोलॉजिकल फ्लो लेकर चलते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होता है या फिनोमिना होता है कि आप कह सकते हैं किसी भी फिनोमिना का एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वो चीजें आप फ्लो चार्ट के थ्रू क्या है इजीली समझा पाते हैं। फिर आता है हमारा बेटा जीआईएस। जीआईएस के टॉपिक्स हैं कुछ हमारे, जैसे कि थीमेटिक मैप्स, शोज। अच्छा, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? आपने अपना पॉपुलेशन वाला चैप्टर जब पढ़ा था सेकंड बुक का, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पर आपको एक इंडिया का मैप दे रखा था, जिसमें आपने देखा था कि दिल्ली का जो डॉट था वो बहुत डार्क था, है ना, गंगेटिक प्लेन्स पर बहुत सारे डॉट थे और हर एक डॉट एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा था। वो बेटा थीमेटिक मैप्स ही होते हैं, उनके जरिए आपको शो करवाया जाता है। जैसा पहला था हमारा डॉट मैप, इसके जरिए क्या है, आपने देखा है अपनी एनसीईआरटी में पॉपुलेशन बता रखी थी, कहां पर क्या पॉपुलेशन की डेंसिटी है। वहां पर आपको बताया था एक डॉट का मतलब है 2 लाख पर्सन्स, यही पढ़ा था हमने, जिसमें मैंने पता करा था कि बिहार की सबसे ज्यादा डेंसिटी है स्टेट में, और ऑल ओवर वैसे बोले चाहे स्टेट हो, यूटी, उसमें दिल्ली है, सबसे कम कहां थी, अरुणाचल प्रदेश। तो वो डॉट मैप के जरिए आपको रिप्रेजेंट करी गई थी। ईच डॉट रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फिनोमिना, यानी कि एक फिक्स वैल्यू बताती है हर एक डॉट। फिर आता है हमारा कोरोप्लेथ मैप। कोरोप्लेथ मैप क्या है? यूज शेडिंग और कलर्स टू शो डेंसिटी और इंटेंसिटी, यानी कि ये मान लो ये सबसे डार्क कलर है, यानी कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। अब ये उससे कम डार्क है तो यहां इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो बिल्कुल हल्का है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। ये आपने पॉपुलेशन के ही चैप्टर में देखा था, और कमेंट करके बताना पॉपुलेशन के चैप्टर में कहां देखा था। ये पॉपुलेशन चैप्टर में ग्रोथ से रिलेटेड था, और ग्रोथ से क्या था, कौन सी ग्रोथ थी, डिकेडल ग्रोथ हम पढ़ रहे थे या हम एनुअल ग्रोथ का रेट पढ़ रहे थे, आपको ये बताना है, ठीक है। दो हैं, दो टाइम पीरियड आपको इसके जरिए समझाए थे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स बता रखी थी, आप बताओगे कि टॉपिक क्या था। फिर आता है हमारा आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ मैप का काम है लाइंस कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं जहां पर आपको इक्वल वैल्यू देखने को मिलती है। जैसे कि आइसोक्रोन लाइंस देखी थी, आइसोक्रोन मैप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, यानी कि लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर रखा था जहां इक्वल टाइम लगता था आपको जाने में। तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में यूज की गई हैं। जस्ट आपको आज ये पता लग रहा है कि ये सारी चीजें का मतलब ये है, और इसलिए वहां पर यूज करी गई है ताकि आप इजीली उस डाटा को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। फिर आता है जीआईएस इंटीग्रेट्स ऑल स्टेज ऑफ द डाटा वर्कफ्लो, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जीआईएस है क्या। अ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज्ड टू स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले स्पेशल डाटा। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या है, हम सारा अपना डाटा इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं और वो उसको एनालाइज कर उसको एक फॉर्म में प्रेजेंट करता है हमारे सामने, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर हमें प्रेजेंट करता है। जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले स्पेशल डाटा, यानी कि लोकेशंस के हिसाब से। एडवांटेज क्या है? एक्यूरेट डाटा हैंडलिंग, इजी डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एक तो डाटा को एक्यूरेट हैंडल करेगा, और जब भी हमें उसमें से वापस वो इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी, हम कभी भी सॉफ्टवेयर में जाकर वो चीजें चेक कर सकते हैं। हेल्प डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हमें जल्दी आसानी होगी, ताकि क्योंकि जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है और एक प्रॉपर फॉर्म में मिल गई है, इजी टू अंडरस्टैंड है। टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट एंड यूजफुल इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब जीआईएस का एग्जांपल क्या है? आप खुद सोचोगे सर जीआईएस का एग्जांपल क्या है? जैसे कि आपका बेटा गूगल मैप में क्या करते हैं हम, है ना, वो गूगल वाले देखे हैं, वो सर पे कैमरा लगा के चलते रहते हैं। जब गलियों में आपने देखा होगा गूगल मैप वाले होते हैं कई,
वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं और जाके अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। वो गूगल मैप वो डायरेक्शन लेकर पकड़ लेता है। 360 का कैमरा होता है ताकि सैटेलाइट व्यू भी आ सके, स्ट्रीट व्यू भी आ सके। तो स्ट्रीट व्यू कैसे आता है गूगल मैप पे, कभी सोचा है? भाई इनके बंदे आते हैं फील्ड पर काम करने, सारा पहले डाटा को कलेक्ट करके जाते हैं, वीडियो बनाकर जाते हैं, ऐसे बाइक पर चल रहे होते हैं आराम से, इनकी गाड़ी या बाइक वाले छोटे रास्तों पे, बाइक मेन हाईवेज पे गाड़ी वगैरह चलती हैं, वो सारा डाटा स्टोर कर रहे होते हैं और जाके GIS सिस्टम में डाल देते हैं और वो फिर क्या है, एक मैप बनाकर दे देता है कि कभी भी यूज करो। सिंपल है। गूगल मैप क्या है, कभी भी यूज कर लो, कभी डाटा रिट्रीव कर लो, जब भी कहीं जाना हो, इजी टू यूज है। A GIS is comprised of key components and data formats. आपके की क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, की कंपोनेंट्स 5 मेन कंपोनेंट्स है। पहला हार्डवेयर, कंप्यूटर, स्कैनर एंड GPS। जो मैंने बोला था ना, स्कैनर होते हैं उनके पास और GPS होते हैं, फिर वो कंप्यूटर में डालते हैं, यानी कि हार्डवेयर। फिर आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, द GIS एप्लीकेशन इटसेल्फ। अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उन सबको GIS एप्लीकेशन ही बोला जाता है, बाद में अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन अगर एक बोले तो क्या है, GIS एप्लीकेशन है एक। ठीक है। डाटा, अब जो डाटा कलेक्ट करके गए हैं स्कैनिंग और GPS के थ्रू, द स्पेशल एंड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन जो जाकर सॉफ्टवेयर में वो डालेंगे। पीपल, द यूजर्स एंड एनालिस्ट वो ऑपरेट द सिस्टम। अब डाटा कलेक्ट करेगा, कोई वर्कफोर्स तो चाहिए ना वहां पे उनको, तो वो लोग। एंड मेथड, द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड, और किस मेथड के थ्रू और क्या प्रोसीजर के थ्रू वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। स्पेशल डाटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में करा जाता है। जैसे कि पहला है वेक्टर डाटा। ठीक है। वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंट फीचर्स एज पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स, यानी कि डाटा को लाइंस, डॉट्स और पॉलीगन्स के थ्रू क्या है, क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है, स्पेशल यानी कि लोकेशन के डाटा को। फिर आता है हमारे एक रेस्टर डाटा, यानी कि रिप्रेजेंट सरफेस एज ए ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स के फॉर्म में, यानी कि इमेजेस के फॉर्म में। ठीक है। जैसे आपने टीवी में देखा है, टीवी की स्क्रीन आप देखोगे ना, असल में और कुछ नहीं है, बहुत सारी लाइटें हैं, छोटी लाइटें हैं, वो अलग अलग टाइम पर क्या है, जलती हैं। पिक्सल्स उन्हीं को बोला जाता है। कहते नहीं है यार इसके तो पिक्सल फट गए हैं टीवी के, इस इमेज के तो पिक्सल फट गए हैं। तो क्या होता है, पिक्सल्स वो लाइट्स होती हैं, उनके फॉर्म में क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करा जाता है GIS सिस्टम में। ठीक है। फिर आता है GIS एनेबल सोफिस्टिकेटेड स्पेशियल एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करता है, स्पेशल डाटा पहले इनपुट, फिर एट्रीब्यूट, डाटा एंट्री, डाटा लिंकेज एंड मैचिंग, स्पेशल एनालिसिस एंड आउटपुट जनरेशन। लास्ट में क्या है, रिजल्ट जनरेट करता है। सबसे पहले क्या करेगा, स्पेशल जो डाटा जो आप लेकर आए लोकेशन का, वो इनपुट डाला गया हमने, फिर एट्रीब्यूट करा जाएगा, फिर डाटा को लिंक करा जाएगा, मैच करा जाएगा। ठीक है। फिर एनालाइज करा जाएगा, एनालाइज करके क्या है, फाइनल आउटपुट दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, ऐसे कैसे ही पूछेंगे, इसमें कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछेंगे। कोर एनालिसिस टेक्निक क्या है, जैसे कि ओवरले एनालिसिस, यानी कि जो यहां पर प्रोसेस हो रहा है एनालिसिस का, वो कितने तरीके से होता है। एक होता है हमारा ओवरले एनालिसिस। ओवरले का मतलब क्या है, कंबाइनिंग 2 और मोर मैप लेयर्स टू स्टडी रिलेशनशिप, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा कई बार हम मैप्स होते हैं जो उनकी लेयर्स को कंबाइन करते हैं और एक रिजल्ट जो निकल के आता है उसको बोला जाता है ओवरले। ओवरले का मतलब ये होता है ना, एक के ऊपर एक चीज अप्लाई करना, ओवरले। फिर होता है बफर ऑपरेशन, क्रिएटिंग जोन्स अराउंड फीचर्स लाइक रोड्स एंड रिवर्स। बफर जोन यानी कि एक्स्ट्रा, यहां तक हम चीजों को खींच सकते हैं, कहते हैं ना बफर जोन है ये मेरा, मैं यहां तक जा सकता हूं। तो बफर जोन होता है जो रोड्स और रिवर्स के चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। मान लो ये रिवर जा रही है और लेकिन ये रिवर मैप में इतनी चौड़ी दिखाई जा रही है, क्या है ये जो रीजन है आपका, ये इसको क्या बोला जाता है, बफर। ठीक है। द कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम डाटा टू डिसीजन, यानी कि जो कंप्लीट वर्क फ्लो हम देखें डाटा से डिसीजन लेने तक, यानी कि डाटा कलेक्ट करने से लेकर और लास्ट में डाटा को यूज कैसे किया गया है। तो आप देखेंगे कि पहले डाटा कलेक्ट करा गया, ठीक है, 1010 क्या है, डाटा है, एक समझो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई, उसे फिर प्रोसेस करा गया अलग अलग फॉर्म में, पहले टेबुलेशन करी गई, फिर एनालाइज करा गया एंड लास्ट में क्या है, उसको विजुअलाइज करा गया, या तो डायग्राम्स के उस फॉर्म में या मैप्स के फॉर्म में। ठीक है। और लास्ट में आपका गूगल मैप बन के निकलता है। ये गूगल मैप कैसे बना है, पहले डाटा को कलेक्ट करा, ये क्या है, ये GIS सॉफ्टवेयर ही तो है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ही तो है। तो ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म आइसोलेटेड फैक्ट इनटू इंटीग्रेटेड स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि उसको एक
फाइनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपकी 4 चैप्टर्स के ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जो मतलब अगर ये देखो ये उनके लिए है कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा और ये है कि भैया कल एग्जाम है मेरा, मैं क्या करूं, तो ये पढ़ के चले जाओ, ये वीडियो देख के चले जाओ, इसको अच्छे से, इस पीडीएफ को आप कमेंट करोगे, आपके पास पीडीएफ लिंक आ जाएगा, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लो, आपके मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। कुछ ना से बढ़िया तो ये करके जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका, है ना। अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर गए उनके लिए रिवीजन हो जाती है कि रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको जो चीज दिखानी है वो चीज है ये, अब मैंने आप लोगों के लिए क्या है पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम बना रखा है, मॉडल आंसर 20 नंबर का जो आता है, सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चंस आगे विद आंसर्स, सेक्शन बी में हमारा क्या आ गया, यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन निकालना, उसका सॉल्यूशन कैसे मीन निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखोगे फाइनल आंसर, ड्रॉ ए सिंपल बार कैसे बनाया जाता है आपको वो दिखाया गया है, ठीक है। आप ये पढ़े। सेक्शन सी में हमारा एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस, जो मैंने आपको बोला था सीधी पूछ ली जाती है, एफिशिएंट डाटा स्टोरेज, एक्यूरेट डाटा एनालिसिस, टाइम सेविंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड रेस्टर डाटा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है वाइवा में, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे आपके पूरे सिलेबस की क्या है रिवीजन हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। हर चैप्टर के अलग अलग वाइवा के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज रिवाइज करने में। अब ये कैसे मिलेगी, सिंपल है, आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखना है और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रैक्टिकल का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ताकि पहले हम यहाँ 30 आउट ऑफ 30 कंफर्म करें और फिर अपने मेन एग्जाम में 70 मार्क्स का यानी कि फुल 100% का टारगेट लेकर चले और वहां पर भी यही करें। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पीडीएफ ही लिख देना, थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि सबका एग्जाम अच्छे से हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।